Welcome to my class, that is physics class of 10th, and my topic is today sources of energy. As you know students, we have completed the chapter of electricity. Now we will do sources of energy. That is a very easy chapter for your physics syllabus. We will discuss it side by side, topic by topic. Then sources of energy में the key points will be discussed here are sources of energy, classification, कन्वेंशनल सोर्सेज जिसमें क्लासिफिकेशन में हम ये रीड आउट करेंगे कि कितना टाइप का होता है. देन कन्वेंशनल सोर्सेज, इसके टाइप्स, इनका डिसएडवांटेजेस एंड हाउ वी कंट्रोल पोल्यूशन. तो दीज विल बी की पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस टुडे हियर. लेट स्टार्ट्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ एनर्जी. व्हाट डू वी मीन बाय सोर्सेज ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ? कैन यू इमेजिन ए लाइफ that can be possible without energy? No, life can't be possible without energy. किसी भी वे में आप ले लीजिए. If we take the example of transportation, then source of energy their need are petrol, diesel. If we take the example of electricity, then light is also a type of energy. We are not able to observe things without the presence of light. Or other examples that we can take here, in our kitchen, the main example that we can take here, in our kitchen without energy we can't make our food. Clear students? So energy is required in whole of the life, in everyday life, in every work of our daily needs. Then students, एनर्जी जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म होती है. ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने 9th के सेशन में. और एक जो इम्पोर्टेंट लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपने स्टडी किया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ना आप एनर्जी को बना सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. मीन्स हम केवल एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दिस वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देन स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें पता चल गया कि विदाउट इनकी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो आप कैसे कहेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए सोर्स टू बी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? आप एनर्जी के किसी सोर्स को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कह सकते हैं? यानी कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी खासियत होनी चाहिए जिसकी वजह से आप उसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे? द फर्स्ट थिंग दैट इज इजी टू अवेलेबल, आसानी से हमें मिल जाना चाहिए. सेकंड, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान होना चाहिए. शुड बी चीप, यानी कि सस्ता होना चाहिए. फोर्थ, इजी टू मेंटेन, मेंटेन वर्ड या फिर आप यहाँ पर हैंडल भी ले सकते हैं. इजी टू हैंडल, मेंटेन और वी कैन से स्टोर. क्लियर स्टूडेंट्स? और जो फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए दैट शुड बी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन. ये किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं करें, ऐसा आपके पास एनर्जी का सोर्स अगर होगा तो दैट विल बी ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. और वी कैन से दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी दैट विल बी गुड, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका हो गया. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. Basically we have two types of sources of energy. First is conventional and second is non-conventional. Two types of sources of energy are there. First is conventional source of energy and second is non-conventional source of energy. देखिए जो conventional source of energy होते हैं, you can say that are non-renewable sources of energy, that are adjustable source of energy. Means कि ये जो वो sources of energy हैं जिनको आप अगर पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, then they will
उनका जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगा, वो हमारे लिए फिर अवेलेबल नहीं होंगे और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ये लिमिटेड है, इनकी वैल्यू लिमिटेड है, इनका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। आप इनको अगर दोबारा से बनाना चाहें तो इट विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज इट टेक्स अ मिलियन ऑफ ईयर्स टू मेक द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वी कैन से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड अदर, जो आप इसको कह सकते हैं दीज आर एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मींस दे विल बी लॉस्ट आउट। सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उसको आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी कह सकते हैं और इनको आप एग्जॉस्टिबल सोर्सेज भी कह सकते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए आप इनको क्या एग्जाम्पल देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आप पेट्रोल, डीजल, कोयल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये क्या है हमारे? दीज आर एग्जॉस्टिबल, कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज देयर क्वांटिटी इज लिमिटेड। if we utilize all these sources of energy then they will lost out, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन उनको यूज करने में सक्षम नहीं होगी। सेकेंड इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है नॉन कन्वेंशनल, इनको आप रेन्यू कर सकते हैं, सो दैट इज रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दीज आर अनएडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल, दीज आर नॉन एडजस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं स्टूडेंट्स जो आप रेन्यू कर पाएंगे, जिनको आप फिर से बना पाएंगे, इनको आप जितना चाहे उतनी क्वांटिटी इनकी यूटिलाइज कर सकते हैं, दे विल बी नेवर लॉस्ट आउट, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, द बेस्ट एग्जाम्पल, विंड एनर्जी वी कैन से और वाटर एनर्जी वी कैन से, these all are renewable sources of energy. Is it clear to all of you what is the classification of sources of energy? That is conventional sources of energy, non-conventional sources of energy. One is that which are limited in their quantity and other are that which are unlimited in their quantity. So ये थे हमारे conventional and non-conventional sources of energy. Now we will discuss about conventional sources that are fossil fuels. चलिए करते हैं नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वी विल टेक फॉसिल फ्यूल्स। स्टूडेंट्स यू नो कि फॉसिल फ्यूल्स जो थे उनको बनने के अंदर कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स वर नीड टू मेक द फॉसिल फ्यूल्स। और ये कैसे बने थे? मिलियन ऑफ ईयर एगो, due to a large storm, we can say earthquakes, floods, the many of the plants and animals were buried under the surface of earth, and due to the large amount of heat and pressure inside the surface of earth, their remains were converted into fossil fuels. उनके जो बचे कुछ remaining parts थे that were converted into fossil fuels due to the large amount of heat and pressure inside the surface of earth. तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो फॉसिल फ्यूल है उनको बनने के लिए मिलियन बिलियन ईयर्स लगे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर ये खत्म हो जाते हैं तो हम इनको फिर से बना सकें, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर आप किस किस को डालेंगे स्टूडेंट्स? कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बेसिकली हम यहाँ आज इनको डिस्कस करने वाले हैं, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो कोयल है, कोयल क्या है? कोयल सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉसिल फ्यूल है। कोयल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉसिल फ्यूल है। ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, आप सभी इसी से फेमिलियर हैं। ब्लैक मटेरियल है जिसके अंदर कार्बन होता है और कंपाउंड ऑफ कार्बन जैसे कि हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और कुछ अमाउंट उसके अंदर सल्फर का भी हो सकता है। तो मेनली ये क्या है? मेनली ये कार्बन से बना है, कार्बन प्लस कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है? कंटेनिंग हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट हो वो मिलकर क्या बनाती हैं, कोयल बनाती हैं। एंड एज यू नो दिस इज ए ब्लैक कलर सब्सटेंस। इसके क्या क्या यूजेस हैं, यूजेस ऑफ कोयल आप लोग सभी फेमिलियर हैं, तो इसके यूजेस के बारे में अगर आप लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ यूज होता है ये, ट्रेन्स को चलाने के लिए सबसे मेजर जो इसके एडवांटेजेस हैं, हीटिंग पर्पसेस के लिए, लाइटिंग पर्पस के लिए, मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज के अंदर इसको एज ए रॉ मटेरियल भी यूटिलाइज किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है कोक की, फ्यूल गैस की, तो जो मेजर कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वहां पे कोयल रहेगा। दिस वाज द फर्स्ट फॉसिल फ्यूल दैट इज नोन एज कोयल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स इसके लिए मेन बात आपने ये याद रखनी है, पेट्रोलियम है एक क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम क्या है? एक क्रूड ऑयल है, ये डार्क कलर का सब्सटेंस होता है, ये मिक्सचर है सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पार्टिकल का। इसके अंदर जो मेन होता है दैट आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन योर केमिस्ट्री क्लास यू विल डिस्कस अबाउट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, समथिंग लाइक दैट। देन पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अगर आप पेट्रोलियम की बात करेंगे तो इसके अंदर इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ये चार चीजें आपको मिलेंगी। दैट इथेन जो है हमारा दैट इज C2H4 होता है। जब आप मिथ, इथ, ब्यूट, प्रोप इस तरह से चीजों को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा जो इथेन है वो एल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर है, तो यहाँ पर कार्बन का जो नंबर दिया गया है दैट इज 2। उसके बाद आप प्रोपेन पे आएंगे, इथेन के बाद प्रोपेन आता है जिसके अंदर कार्बन की नंबर 3 होता है और ब्यूटेन के अंदर 4 होता है। यानी कि जब इनके फॉर्मूले आप लिखेंगे तो यू विल राइट हियर C3H6 एंड C4H8। तो इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा पेट्रोलियम बना हुआ है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मिलकर आपने बनाई हुई है। सॉरी यहाँ पे C3H8 होगा और यहाँ पे C4H10 होगा। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब आप एल्केन फैमिली के बारे में स्टडी आउट करेंगे। आपके केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर जब आप हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पे आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के मेंबर्स को स्टडी करने का मौका मिलेगा। वहां पर जो एल्केन के मेंबर होंगे दैट विल, सबसे पहला जो मेंबर होगा वो मीथेन होगा, बट जो नेक्स्ट होंगे इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी हैं, उनके अंदर से ये जो 3 हैं, these are the major constituent of petroleum containing carbon and hydrogen। और बेसिकली देखा जाए तो पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है जो डार्क कलर का होता है। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, यूजेस कहाँ है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, व्हीकल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। कितनी ही फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी रॉ मटेरियल के लिए तौर पे जो यूज करते हैं वो पेट्रोल, डीजल को यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जो पेट्रोलियम है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, इसीलिए इसको एज ए फ्यूल भी यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। आपने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। नेचुरल गैस मीन्स आपने CNG स्टडी आउट किया हुआ है। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आप नेचुरल गैस को अंडर ए प्रेशर स्टोर करेंगे दैट विल बी नोन एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप एज ए फ्यूल यूटिलाइज करते हैं व्हीकल्स के अंदर। कंप्रेस्ड करने की वजह से जब ये अंडर ए प्रेशर स्टोर की जाती है दिस बिकम ए पोल्यूशन फ्री फ्यूल, तो ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल का काम करती है। इन स्पाइट ऑफ दिस कैन बी यूज्ड एज कुकिंग पर्पसेस इन द किचन वेयर, ये हमेशा इस्तेमाल होती है CNG। ये इसका क्या है फुल फॉर्म, अगर CNG की आपके पास आती है तो आपने ये लिखने हैं। अब बात आती है कि इसके बेसिक कंस्टिट्यूट क्या है। यहाँ पर जो बेसिक कंस्टिट्यूट इसके रहेंगे दैट वर मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अगर आपको CNG की बात आए कि इसके कंस्टिट्यूट लिखिए मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। दीज आर द बेसिक कंस्टिट्यूट्स ऑफ CNG। मीथेन CH4, अभी मैंने बताया था कि जो पहला मेंबर होगा एल्केन फैमिली का दैट इज मीथेन मीन्स CH4, इथेन वही रहेगा C2H4 और प्रोपेन रहेगा C3H8। दीज आर द मेंबर्स विच कंस्टिट्यूट इथेन। मीथेन के बाद ये देखिए इथेन C6 आएगा यहाँ पर, मीथेन, इथेन, थर्ड नंबर पे प्रोपेन होता है, फोर्थ नंबर पे ब्यूटेन होता है,
कैसे डिवाइड करते हैं हम इनको? नंबर वाइज। जैसे अगर यहाँ पे CH4 है तो आप देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 1। तो पहले नंबर पे मीथेन आएगा। दूसरे नंबर पे जो कार्बन है उसको इथेन कहा गया है। तीसरे नंबर पे जो उसको प्रोपेन और चौथे पे ब्यूटेन। यानी कि इनको आपने डिस्कस करना है जब आप अपना हाइड्रोकार्बन का चैप्टर रीड आउट करेंगे। Here we are discussing only the main constituent of natural gas and petroleum. ये मैंने पेट्रोलियम के आपको कंपोनेंट्स बता दिए और ये मैंने CNG के आपको मेन कंस्टिट्यूट्स बता दिए कि ये किस किस चीज से बनी होती है। नाउ यूजेस आपको हमने डिस्कस किए हैं कि नेचुरल गैस कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर इसको कंप्रेस कर लिया जाए अंडर प्रेशर तो आप इसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। किचन वेयर्स के अंदर आप इसको हीटिंग पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस किसकी? फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल्स के जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ये जो फ्यूल हैं ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। अगर ये एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको प्रिपेयर दोबारा से नहीं कर पाएंगे। और इनके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर नॉन रिन्यूएबल। इनका जो सिस्टम है दैट इज ऑल रिजर्व। वो पूरा का पूरा सिस्टम रिजर्व है। रिजर्व मीन स्टूडेंट ये लिमिटेड है। हम इनको पूरा इस्तेमाल कर लेंगे तो दे विल बी लॉस्ट आउट। तो ये इनके क्या हो जाएंगे? डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। जब भी हम इनका कंबशन करेंगे, फॉसिल फ्यूल का जब भी कंबशन करेंगे तो मैनी ऑफ दी हार्मफुल गैसेज आर रिलीज्ड आउट। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस वो रिलीज आउट होती है इनके कंबशन से। तो वो क्या करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की जो कंडीशन है उसको डाउन कर देती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा मैनी ऑफ दी सल्फ्यूरस गैसेज निकलती हैं और सल्फ्यूरस जो गैसेज निकलेंगी इनके कंबशन की वजह से दैट बिकम द कॉज ऑफ एसिड रेन, जिसकी वजह से हमारा जो ताजमहल है उसका जो पत्थर है वो भी क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये था इनका डिसएडवांटेज। कंट्रोलिंग ऑफ पोल्यूशन, दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। कंट्रोलिंग ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल को कंबशन करेंगे तो वी शुड टेक द नेसेसरी स्टेप्स। उसके कंबशन को अंडर कंट्रोल कंडीशन आपने क्या करना है? ऑब्टेन करना है। यू हैव टू मिनिमाइज द रिलीज आउट ऑफ द गैसेज। जो गैसेज वहां से निकल रही हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है? दैट विल बी द कंट्रोलिंग ऑफ द पोल्यूशन। कि अगर आप उन हार्मफुल गैसेज को रिलीज होने से रोकें या उनकी क्वांटिटी को नॉर्मल कर सके, मतलब मिनिमाइज कर सके, तो देयर विल बी कंट्रोलिंग ऑफ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो स्टूडेंट्स टिल हियर आपको ये चैप्टर रीड आउट करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल मी। In the very next chapter, in the very next topic, in the very next video, we will discuss about next conventional sources, that will be thermal power plant, hydroelectric power plant. इस तरह की चीजें जो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है वो कम्प्लीटली ले लिया जाए। इसके अलावा इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन आपके बनते हैं इनके ऊपर, दैट आर व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिर दोनों को डिफरेंशिएट करना है। कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर जो आपने फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं उसके अंदर आप मेनली ये डिफरेंस दे सकते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड हाउ कैन यू कंट्रोल द पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। So students, still here you have to study this chapter completely. If you have any difficulty, then you can ask me. Till then, stay safe, stay home. Thank you. Have a nice day.